हेलो एवरीवन। आई एम अभिषेक कुमार सिंह। और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं घटना चक्र, जो कि 72nd बीपीएससी एग्जाम जो आ रहा है, जो है कि जुलाई के लास्ट में शेड्यूल्ड है। उससे पहले हम ये घटना चक्र की पूरी सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। और उस क्रम में हम लोग सारे जो एनालिसिस हैं उसको करने वाले हैं साथ में बैठ करके। और ये जो सीरीज है ये डेली आएगी, और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं लाइक एंशियंट हिस्ट्री से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस एंशियंट हिस्ट्री में जो जो भी टॉपिक्स हैं लाइक स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, इन सारी चीज़ों को पढ़ें और इसका डिटेल्ड एनालिसिस करें। और ये जो वीडियो है ये घटना चक्र से जो कलेक्शन है, जो घटना चक्र की कलेक्शन है पीवाईक्यूज की, बीपीएससी स्पेशली की, उस चीज को हम फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत यूज कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एज अ नॉलेज पर्पस और एनालिसिस पर्पस की तरह ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसका क्रेडिट टोटली घटना चक्र पूर्वावलोकन को जाता है। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री को, और इस एंशियंट हिस्ट्री के क्रम में आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं स्टोन एज से। और स्टोन एज से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो देखेंगे कि कुछ चीजें हैं, और उन सबको को देखते देखते हम अपनी चीजें शुरू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। और आज हमारा स्टोन एज है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। आपके पास चार ऑप्शन है। एक अंजीरा, डम सादात, किल्ली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर डी डी हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि ये जो मेहरगढ़ है ये आजकल के इंडिया में नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने इसमें अवेलेबल ऑप्शन मेहरगढ़ ही दिया था, जो कि सही है। लेकिन होने वाले टाइम में शायद इस चीजों को अपडेट कर दे, तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। जो ये मेहरगढ़ एरिया है ये पड़ता है पाकिस्तान में। लेकिन अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया में अभी जो है अवेलेबल है वो है लहुरा देव। यहाँ पे लहुरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जाएंगे तो इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर के अवशेष यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर ऑप्शन में अगर आपके लहुरा देव नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ मारेंगे, क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी पीवाईक्यूज में अपना कर लिया है। लेकिन अगर मेहरगढ़ की जगह लहुरा देव है तो आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेंगे और ये समझेंगे कि लहुरा देव इज करेक्ट आंसर। हम आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज जो है इसका आंसर वो हो जाएगा सी, कॉपर कॉपर स्टोन एज। चूंकि कॉपर स्टोन एज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एज का नाम जो है वो कॉपर के यूज करने से यही पड़ा। और आपको बता दें कि कॉपर एक सबसे पहला मेटल है जिसको ह्यूमन ने अपने यूजफुल अपने चीजों को काम करने के लिए पहले सबसे पहले यूज किया। फिर चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम देखेंगे विच रिवर वैली इन इंडिया वाज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर सबसे पहले जो हमारा फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देखेंगे तो हमारा नर्मदा रिवर वैली आ जाएगा। आइए हम इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। हथनोरा जो अभी हथनोरा सीहोर जिला है मध्य प्रदेश का, उसी वाले एरिया में जो नर्मदा वैली का पूरा एरिया है और उसमें पर्टिकुलरली हथनोरा है सीहोर के मध्य प्रदेश में, वहां पे सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन की गई वहां से। फिर एक और चीज देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो साइट है, इसको डिस्कवर की गई थी अरुण सुनकिया के द्वारा। सुनकिया के द्वारा। तो ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भीमबेटका साइट इज। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, सबको पता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के स्थित है, और साथ साथ ही ये रायसेन जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे स्थित है। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत और चीजें जान लेंगे कि इस भीमबेटका साइट्स में अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिलेंगे आपको। कलेक्टिव डांस, यानी कई लोग मिलकर के जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उसमें कई सारे मनुष्य मिलकर के डांस कर रहे हैं। आउटलाइन ह्यूमंस फिगर, मतलब ह्यूमंस को बनाया गया है। हंटिंग, ह्यूमंस कैसे शिकार कर रहे हैं। एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब उस टाइम के जो एनिमल उनके यूज में थे, और वो वॉर एंड डेली एक्टिविटीज का फोटो है। ठीक है। तो ये चीजें भी हम ध्यान रखेंगे कि भीमबेटका में केवल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नहीं पड़ता है, बल्कि साथ साथ उस पेंटिंग में है क्या। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आकर के देखेंगे, ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है नियोलिथिक साइट्स के ऊपर,
और उसकी लोकेशन के ऊपर। लिस्ट दिया है न्यूलिथिक साइट उतनूर, चिरान, गुफकरल एंड पयमपल्ली। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, अगर चूंकि आप बीपीएससी के हैं, तो आप इस वाली साइड से जरूर, जो आजकल का छपरा सारण वाला एरिया है, वो चिरान पड़ता है। और ये चिरान जो मिल जाता है वो इस चीज को ए बी सी एंड डी कर लेंगे, तो बी का हो जाएगा 4। ओके। फिर इसके बाद हम जाएंगे गुफकरल। गुफकरल एक बहुत अच्छी साइट्स है, जो को कहा जाता है, जो अगर आप देखेंगे कश्मीर में ये पड़ता है। सी का 2 हो जाएगा। गुफकरल का मतलब ये होता है गुफा में रहने वाले, जो कि कश्मीर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ठंडक पड़ती थी, तो लोग वहां पे गड्ढा कर देते थे, और गड्ढा करने के बाद ऊपर से अपना जो सेटलमेंट बना लेते थे और उसके अंदर रहते थे। उसकी वजह से इसका नाम कहा बनाया गया गुफकरल। इट मीन्स कुम्हार का घर ऐसे करके है। इस चीजों को भी ध्यान रखेंगे। जो पयमपल्ली वाला एरिया है, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो फिर पयमपल्ली जो एरिया है वो तमिलनाडु में पड़ जाता है, और फिर उथनूर जो एरिया है वो तेलंगाना में पड़ जाता है। 3 4 2 1, इट मीन्स सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड जो दिया गया है वो एक चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि ये किस रिवर्स के अलॉन्ग है। ठीक है, तो पहला है आहार कल्चर, दूसरा है कायथा कल्चर, तीसरा है सलवदा कल्चर, और चौथा है मालदा कल्चर। तो हम यहाँ पे एबीसीडी लिख लेंगे। जो हमारा, आपको सबको पता है कि हमारा जो आहार कल्चर है वो किधर है, बनास रिवर के आसपास रहता था। बनास किधर है, आहार कल्चर ये राजस्थान में बढ़ता है, और राजस्थान के इर्द गिर्द ये चीजें पड़ती है। इसके बाद जो हमारा सबसे अच्छा जो चीज है वो है मालवा कल्चर। मालवा कल्चर किधर, मालवा जो एरिया है वो नर्मदा रिवर के आसपास पड़ता है। इसके बाद जो हमारा कायथा कल्चर है या सवालदा कल्चर है, वो इन दोनों के अकॉर्डिंग मैच कर लेगा। अब हम देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन सा है। फिर ऑप्शन में 4 एंड 2 यही बचे रहा है, 3 एंड 1 वुड भी यहाँ पे लग जाएंगे, और इसके हिसाब से हमारे चालको एथिक कल्चर जो है वो हाँ, एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये भी देखना है, जो अपकमिंग एग्जाम होंगे उसमें ये नहीं होगा कि आपको चारों के चारों ऑप्शन आता है। ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का लेवल भी टफ होते जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये सब सारी चीजें जो हैं वो एक दो क्वेश्चन आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजंस लेते हैं और अपने आंसर्स को मार्क करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें, जो आहार कल्चर है वो बनास रिवर के इर्द गिर्द है, कायथा कल्चर है वो काली सिंध रिवर के इर्द गिर्द है, सवालदा कल्चर है वो ताप्ती रिवर यानी मध्य प्रदेश के इधर उधर है, और मालवा कल्चर नर्मदा रिवर के इर्द गिर्द है। तो ये चीज करेंगे, और ऐसे करके हमारा जो पहला स्टोन एज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और इसको करते करते अब हम दूसरे वाले चीजों पे आएंगे, जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री। अभी तो प्री हिस्ट्री चल रहा था, ये प्रोटो हिस्ट्री वाला एरिया है। हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री यानी ऐसी हिस्ट्री जिसको लिखा तो गया है लेकिन हम अभी समझ नहीं पाए हैं, ऐसी चीजों को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। वो वाला एरिया शुरू होता है, और इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का पहला जो चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके अंतर्गत पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, बहुत से जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोटो हिस्टोरिक एज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लिखावटें हुई हैं, अगर आपके वहाँ जो लिखावटें नहीं होती थी, अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी उस समय, तो उस समय स्क्रिप्ट को, वैसे चीजों को हम लोग प्री हिस्ट्री करते हैं। लेकिन अगर स्क्रिप्ट अवेलेबल है, हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैसी सब चीजों को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत में जानते हैं। और इसके बाद की चीजें जिसको हम पढ़ सकते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, अवेलेबल हिस्ट्री या हिस्ट्री के नाम पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखेंगे सबसे मोस्ट फीचर, बढ़िया फीचर क्या है, बर्न ब्रिक्स, बिल्डिंग वॉरशिप, fire tools, fire first two arches and art and architecture। आप लोग देखेंगे बॉन्ड ब्रिक का यूज किया, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप नहीं, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। आर्ट एंड आर्किटेक्चर फर्स्ट टू आर्चेस, ठीक है, फर्स्ट टू आर्चेस तो नहीं ऑब्वियसली, हाँ बल्बन स्टॉर्म में मिलता है हमें। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक है, हमारे पास आर्किटेक्चर है बट देयर वाज नो प्रॉपर आर्ट फॉर्म बिल्डिंग है।
बर्न ब्रिक अवेलेबल ऑप्शन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट की मतलब उस चीज को, क्या चीज थी वो दूसरों से अलग करती थी, वो है अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन। इट वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, लाइक ग्रिड पैटर्न रोड्स। लोग प्राइवेसी को रखते थे, इसलिए रोड के सामने अपने दरवाजे नहीं करते थे। वहां पे ड्रेनेज पैटर्न अवेलेबल था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उसको वो करती हैं, इसी की वजह से इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। खैर, इस बार भी बीपीएससी के एग्जाम में ई ऑप्शन आने वाला है, बट वो मार्क करना इसलिए है क्योंकि आप उस क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, ताकि इन सब सारी चीजों से बचा जा सके, जो फ्रॉड ये सब सारी चीजें हो रही उन सब चीजों को। खैर, हम अगली चीजों पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मिनी हड़प्पा? मिनी हड़प्पा इसलिए कहते थे, लोथल को कहते थे हम, लोथल को इसलिए कहते थे कि आप जा करके देखोगे लोथल फेमस क्यों है। लोथल जो है वहां पे डॉकयार्ड अवेलेबल था। ठीक है, और ये किस नदी के तट पे स्थित है? वो है भोगवा रिवर। भोगवा, भोगवा रिवर। और भोगवा रिवर तो अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ में हम लोग एक चीज और देखेंगे कि भोगवा रिवर पे तो अवेलेबल है, साथ साथ में यहाँ पे मिनी हड़प्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड अवेलेबल है। यहाँ पे एक प्रॉपर अर्बन सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश है। यहाँ का जो सिटी है वो दो पार्ट में, एक सिटाडल और एक लोअर टाउन में विभाजित भी है। और यहाँ पे ट्रेड भी होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ज्यादा यहाँ पे दूसरे देशों की और इंडिया की भी सेल, उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स थी वो भी पाई गई थी। इसी की वजह से ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसको हम लोग ये जो एरिया है लोथल का, इसको हम लोग मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन फोर्ट? ऑब्वियसली डॉकयार्ड जहाँ पे पाया गया फोर्ट वहीं पे बनेगा, तो लोथल ही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है, भोगवा रिवर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इन गुजरात? ऑब्वियसली गुजरात, लोथल। फिर राखीगढ़ी, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, एंड डाबरकोट, जो डाबरकोट वाला एरिया है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। ठीक है, फिर इन सब सारी चीजों को देखेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? वेरी गुड। अगर हम इस चीजों को देखेंगे तो हमारा जो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है वो है मिजोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये अराउंड 3500 बीसी के दौरान शुरू हुआ। फिर आता है हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये 3100 बीसी के अकॉर्डिंग शुरू हुआ। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन, ये 1600 बीसी के आसपास शुरू हुआ। और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि है 2500 या 2600 बीसी के आसपास शुरू हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो हमारा मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया इराक का जो सिविलाइजेशन है, ये केवल इराक ही नहीं, इराक, कुवैत और सीरिया वाले एरिया में जो फैला था, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा पुराना है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नील नदी के इजिप्ट अभी कंट्री है, और जो नील नदी के इर्द गिर्द जो सिविलाइजेशन चलती थी उसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। जो येलो रिवर है, येलो रिवर चाइना में बहती थी, उसके इर्द गिर्द जो सिविलाइजेशन चलती थी उसको हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली इंडस, क्यों? क्योंकि इंडस वैली रिवर के इर्द गिर्द ये सिविलाइजेशन सेटल्ड थी। ठीक है, फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस पे तर्क वितर्क बहुत होता है। ऑप्शन तो लिखा है बी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, हॉर्स अवेलेबल था। कुछ हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर, ये सब सारे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स हैं, वो बोलते थे कि नहीं, हॉर्स के एविडेंसेस नहीं थे। लाइक राम शरण शर्मा, रोमिला थापर और मांडो जैसे हिस्टोरियन है, इन सब सारी चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर बी माना है। तो हमको यही याद रखना है कि हॉर्स के अवशेष जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। ठीक है, इस सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज द टेराकोटा प्लावर्स फाउंड? टेराकोटा प्लाव, ठीक है, मिट्टी के बने हुए हल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। वाइसो,
नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर जो होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि बनवाली और कालीबंगा, आपको बनवाली बता दें कि हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में पड़ता है। एक हरियाणा में पड़ता है और एक राजस्थान में पड़ता है। दूसरी चीज हम लोग ये समझेंगे, अगर जो सबसे पहला प्लाव का जो हल है उसका एविडेंस मिलता है, वो बनवाली से मिलता है जो कि हरियाणा में है। और इसके बाद कालीबंगन से हमें क्या हुआ है, जो पहला एविडेंस है जोते गए खेत, प्लाउड फील्ड्स का जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगा से मिलता है। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखेंगे और फिर इसको लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। इसका अभी करंट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा काली, ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और बनवाली किस लिए फेमस है और कालीबंगा किस लिए फेमस है, ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, लेट्स गो अहेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट फरो ऑफ द प्लॉट फील्ड्स हैव बीन फाउंड। मैंने अभी आपको बताया कि फरो कहाँ, मतलब जुते हुए खेत कहाँ मिले गए। प्लाउ फील्ड का फरो किधर मिला है, वो है कालीबंगा से मिला गया है। तो वही भी जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, आ, उसी चीज को अभी बता रहा हूँ। और आपको बता दूं कि ये सारी चीजें घटना चक्र को क्रेडिट दी जाती है, क्योंकि घटना चक्र ने सारी अवेलेबल नॉलेज को लेकर के आया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। At which Harappan site do you find evidence of a plough field? Obviously, it would be Kalibanga. Which of Lothal, Banwali, more than ever will go plough field? प्लाउ का नहीं पूछ रहा है, प्लाउ फील्ड के बारे में भी ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो फील्ड अगर जहां बोलेगा तो यू विल गो डायरेक्टली टू द कालीबंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not associated with the excavation of the हड़प्पा and मोहनजोदाड़ो? ठीक है, आपको बता दे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 1921 में दयाराम साहनी स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, आपको बता दें कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि 1922 में आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, इन्होंने कहा किसकी खोज की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। उसके साथ साथ बिसाइड देम बहुत सारे स्कॉलर जैसे के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टेइन, एन घोष, जेपी जोशी, इन्होंने भी इन सब सारी चीजों में भाग लिया था। तो एम एस वत्स भी इसमें भाग लिए थे, लेकिन वी एस स्मिथ का इसमें कोई रोल नहीं था। thus it is clear that V.S. Smith was not a part of it. So V.S. Smith would be the correct option। इन सब सारी चीजों को रट लेना है। ये सब जैसे आर डी बनर्जी, इसमें कोई आपका नॉलेज जो कि आप थोड़ा एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो नहीं है। बस आपको याद रखना है कि 1921 हड़प्पा की खोज हुई थी, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1922 आर डी बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, और मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पॉटरी? हड़प्पन पॉटरी, आपको बता दें कि हड़प्पा के टाइप पे पॉटरी बहुत यूज करते हैं। पॉटर व्हील जो था वो उस समय भी अवेलेबल, जो कुम्हार जो व्हील यूज करते हैं वो उस समय भी यूज करते थे। और उस समय दो कैटेगरी के पॉटरी चलती थी। एक तो प्लेन होता था जिसपे कोई डिजाइन डिजाइन नहीं बनाता था, और फिर दूसरा होता है उस पे पेंट किया जाता था। ठीक है, पेंट किया जाता था। और दो किस रंग का पेंट किया जाता था, यूजुअली रेड कलर का पेंट करता था, इसलिए पेंटेड रेड वेयर पॉटरी उसका नाम भी कहा जाता था। और ये कैसे बनाया जाता था, सैंड और क्ले को दोनों को मिला करके एक पॉटरी बनाई जाती थी, फिर उसको आग के ऊपर पकाया जाता था, और फिर इसके बाद उसको जो कि थोड़ा ब्राउनिश कलर रेड कलर का हो ही जाता था, थोड़ा पेंट वेंट कर दिया जाता था गेरुआ वेरुआ का कलर लेकर के। तो 12वां का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज बताना है कि ये जो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 13 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी, continuous low rainfall for how many years caused the fall of the Indus Valley civilization? एक उस 2018 के अराउंड का करंट अफेयर है जिसमें आईआईटी खड़गपुर ने ये बताया होगा कि इतने साल के कॉन्टिन्यूस सूखे के बाद जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिसअपियर हो गया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपियर हो गया था। डिसअपियर हो गया था तो कितने साल का सूखा यानी अ, अकाल पड़ा था, वो करीबन 900 साल था। तो बस यही ध्यान रखना है कि आईआईटी खड़गपुर ने बताया था कि 9 साल का एक ड्रॉट, कॉन्टिन्यूअस ड्रॉट पड़ा था, जिसकी वजह से ये पूरा जो
सिविलाइजेशन था उसकी वजह से नष्ट हो गया। ठीक है, तो उसके उसके चक्कर में अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेकंड हमारा जो सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पोर्शन है वो भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे वैदिक एज पे। लेकिन हमको कुछ चीजें आपको याद रखनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत क्या याद रखना है, हमारे रिवर्स के नाम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे रावी नदी का अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रावी नदी किसे कहते थे, आप लोग इस चीज के बारे में हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर विपासा, विपासा किस नदी का नाम था, अस्किनी किसका नाम था, ठीक है, शतुद्री किसका नाम था। तो ये सब सारी चीजें हमको बताएंगे कि रावी नदी का उस समय नाम क्या था। ठीक है, आपको बता दें कि इसका नाम जो था पौरुषणी था। विपाशा का नाम किसका था, विपाशा किसका नाम था, अश्विनी किसका नाम था, शतुद्री किसका नाम था। ये सब आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कोई चीजें इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो उनका टाउन प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाउन प्लानिंग में क्या था, वो उनका टाउन यूजुअली देर आर एविडेंस ऑल्सो कि तीन पार्ट में बंटे हुए हैं जो टाउन है। लेकिन यूजुअली उनका टाउन दो भागों में डिवाइड था। एक अपर टाउन जिसको सिटाडेल कहते थे, जिसको सिटाडेल, सिटाडेल कहते थे। और दूसरा है हमारा लोअर टाउन, लोअर टाउन। इन सब सारी चीजों को भी ध्यान में रखना। लोअर टाउन, आपको एक और बात बता दें, जो अपर टाउन रहता है जैसे सिटाडल रहता था, वहाँ पे ग्रेट बाथ जैसे चीजें पाई जाती हैं मोहनजोदाड़ो में। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टाउन था इसमें रोड्स भी बने हुए थे। करीबन 8 से 15 फीट तक के चौड़े रोड्स भी बने हुए हैं। और इसके बाद साथ साथ यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है, नालियां भी बनी हुई है। और नालियों की खासियत क्या है कि ये एक दूसरे को संपूर्ण पे काटती थी। इट मीन्स ये एक दूसरे से जुड़ा रहता था। और यहाँ पे क्योंकि पानी एक डायरेक्शन फॉलो करे, उसकी वजह से एक इंक्लाइनेशन भी अवेलेबल था, जिसकी वजह से पानी ये ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम करता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री थी लाइक बीड मेकिंग, स्टैंडर्ड बीड, बीड यानी मनके, जो गर्दन में पहनने वाले मनके हैं, वो सब भी सारी इंडस्ट्री अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अवेलेबल थी। और उसके साथ सीज भी पाई गई हैं, सीज भी पाई गई हैं। ठीक है, सीज पाई गई है, उनका यूज किस के लिए होता था। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, देर इज नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ having tread with the help of seals. सील्स हमको मिली है, हमारे पास एविडेंस भी है, बट डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल का इंफॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो इट विल बी मच रेलेवेंट फॉर द पीसीएस एग्जाम। तो आप लोग बस नॉर्मल बेसिक चीजों से ही पकड़ते रहना है। और जैसे ये इन सबों के नाम याद रखें, टाउन प्लानिंग, और फिर कौन कौन एक्सकवेशन से जुड़े हुए थे, ये सब सारी चीजें। और इन सब सारी चीजों को मिला करके हम आगे आगे बढ़ेंगे। और just give me a few minutes so that I will erase these all things, and if I have to discuss something, I will discuss here. Fine. तो हम आते हैं अभी वैदिक एज पे आता है। वैदिक एज भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वैदिक एज चूंकि इम्पोर्टेंट है, और इसकी चीजें अभी तक कंटिन्यू है। बहुत सारी लाइक गुप्ता सिस्टम, बहुत सारी चीजें फॉलो की जाती हैं, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, बहुत सारी चीजें यहाँ से आई हैं। और आर्यन, ये सब भी सारी चीजें, तो इसकी वजह से वैदिक एज इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए हम वैदिक एज को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वैदिक पीरियड। आप वैदिक पीरियड को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो सबसे सारी चीजें देखिए। तो घोष, विश्ववरा, अपाला, ये सारे नाम आपको याद आ रहे हैं। लेकिन आप गार्गी का जब नाम याद रखेंगे, तो गार्गी के बारे में आपको पता होगा कि ये एक फिलोसफर है। और ये किस एरा की है, उपनिषद एरा की है। और उपनिषद कब मिले थे हमको, लेटर वैदिक पीरियड में मिले थे। ठीक है, और ये पूछ रहा है ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। हाँ, और ऋग वैदिक पीरियड कब था, वो स्टार्टिंग का पीरियड था।
तो लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे उपनिषद गार्गी द फिलोसफर एंड पोस्ट वैदिक एंड उपनिषद एरा, सो ऑब्वियसली शी वॉन्ट बी इन द ऋग्वैदिक एरा। तो यहाँ पे गार्गी हम करके जाता है, बाकी अपाला घोष और विश्ववरा इन तीनों का जिक्र है। ठीक है, तो ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जा रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो राजधानी है मगध की, वो राजगिरी है, राजगिरी गिरी। ठीक है, यहाँ पर राजगीर जिसे आज का प्रेजेंट राजगीर वाला एरिया है, इन सब सारी चीजों के। और ये किसके द्वारा बना था? फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ ये बृहद रथ के द्वारा बनाया गया था। और ये किस चीज में मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, और इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये बृहद रथ डायनेस्टी के दौरान मगध को बनाया गया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग आगे चढ़ते हैं। विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? सोमा और सूरा, सोमा और सूरा, ये दो ड्रिंक्स थे। ठीक है, इनको लोग उस समय आर्यंस के टाइम, इट मीन्स वेदिक एरा में बहुत पीते थे, और इनके बारे में जो जिक्र है वो बहुत ज्यादा किया गया है। और इस मंडला में किया गया नाइन्थ मंडला। और नाइन्थ मंडला जो है वो पूरा डेडिकेटेड है सोमा के लिए। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। जो 10वां है, इसमें पुरुष शुक्त दिया गया है, इसमें नदी शुक्त दिया गया है, इसमें विवाह शुक्त दिया गया है। तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड का हमारा जो ऑप्शन होगा, जो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस सब सारी चीजों का हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर, to whom is the ninth mandala of Rig Veda is completely dedicated? Obviously, plants and herbs and Soma and the deity named after this. Obviously, Soma, Soma. तो सोमा एक जो ड्रिंक थी उसी के बारे में नाइन्थ मंडला है। आई थिंक यूपीएससी इज आल्सो सो मच fascinated with the name Soma and its properties. हाँ, let's see. गायत्री मंत्र इज फाउंडेड इन विच बुक? गायत्री मंत्र को किस बुक में पाया गया है? तो गायत्री बुक को गायत्री मंत्र को ऋग्वेदा में पाया गया है। और ऋग्वेदा में कहाँ पे पाया गया? यहाँ के तीसरे मंडल में पाया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। और गायत्री मंत्र किस चीज को है? डेडिकेटेड टू सावित्री द सनलाइट, यानी सूर्य भगवान को ये चीज डेडिकेटेड है। तो गायत्री मंत्र का भी ध्यान रखेंगे। In which phase was the concept of untouchability was clearly put? It means untouchability जो चीज है, untouchability वो कब आई? क्या ऋग्वैदिक पीरियड में आई, क्या लेटर वैदिक पीरियड में आई, क्या लेटर गुप्ता फेज में आई, या धर्मशास्त्र फेज में आई? आपको बता दें कि जो धर्म शास्त्र का फेज था उसमें ऑलरेडी जो वैदिक पीरियड थे उसमें चार वर्ण थे। लेटर वैदिक पीरियड जो था वो चार वर्ण क्या कहते हैं, चार वर्ण जो है वो चार वर्ण थे अवेलेबल लेटर वैदिक पीरियड में। वो थोड़ा स्टेबल हो गए। इट मीन्स जो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रहता था वो बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया था चार वर्ण। इसके बाद जो एरा आता है धर्मशास्त्र का फेज आता है। तो उसमें होता क्या है, विवाह दो टाइप के होते थे, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब ये हुआ कि हायर वर्ण का एक आदमी है वो लोअर वर्ण या फिर अपने अवर्ण के लड़की से शादी करता है। तो ऐसे मैरिजेस को अनुलोम वर्ण विवाह कहते थे। और दूसरा प्रतिलोम विवाह ये कहता था कि एक हायर वर्ण की लड़की है वो लोअर वर्ण की एक लड़के से शादी कर लेती है। और ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह किया जाता था। प्रतिलोम विवाह के कारण बहुत सारे बच्चे जन्मे, और अनुलोम विवाह के साथ के चलते भी बहुत सारे बच्चे जन्मे। अब चूंकि इनकी वजह से बहुत सारे मेनी अदर कास्ट जो है वो इमर्ज हो गए सोसाइटी में। जैसे आम्रपाली, उग्र, निषाद, मगध, वैदिक, रत्नाकर, ये सब सारे कास्ट जन्म हो। ठीक है, तो उनमें ये सब सारी चीजें आ गई। और इसके बाद जो शूद्र है, ठीक है, शूद्र, उनको पाणिनि एक फिलोसफर थे, पाणिनि ने दो टाइप से वो मेंशन किया। एक निराविता, एक निरावसिता और एक अनिरावसिता। ठीक है, निरावसिता और एक यहाँ पे देख लेंगे, एक निरावसिता और एक अनिरावसिता। ये दो नाम है पाणिनि के द्वारा डिस्क्राइब किए गए थे। तो जो निरावसिता करके जो शूद्रा थे उनको अनटचेबल्स घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मशास्त्र फेज में हमको देखने को मिली थी। ठीक है,
When did the use of iron begins in Indian subcontinent? अब यहाँ पे आयरन के यूज के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो आयरन का यूज जो है इंडिया में करीबन कब आया था, ये लेटर वैदिक पीरियड में ही आया था। आइए अब इस चीज को पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द स्कॉलर अबाउट द यूज ऑफ आयरन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, some scholar believe that the heaters were the first in the world in being used iron. Only after that, the spread led to further other countries. However, excavation at the Ban Chiang archaeological site in Thailand have yielded cast iron, dated approximately 1600 to 1200 BC. In India, in India, iron has been found from the Doab area, no Rajasthan, along with the black and red ware. Probable date considered around 1400 BC. The earliest years reference to this metal are found in the text of the later Vedic period of about 1000 to 600 BC. In Atharva Veda, iron is mentioned as Syam Ayash, dark metal, and there is also a reference to the iron plowshare. Okay, excavation at Atarangi Kheda, Uttar Pradesh yielded earliest agriculture iron tools along with remains of wheat, barley, and these all things. Archaeologists have dated it is around 1000 BC, which is the accepted by the most scholars. तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, इसमें 1000 BC कहीं नहीं दिया है, इसकी वजह से जो ई ऑप्शन है वो सही है। बाकी हाँ, ये सब सारे क्वेश्चन है, ये बहुत ही मैं ये कहूंगा कि बहुत ही ब्लर टाइप के बिग टाइप के क्वेश्चन है, इससे कुछ क्लियर आंसर नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 12,000, ये 9,000, ये सब सारी चीजें, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1000 यूसी। तो आप लोग देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से ई को हम लोग सही मान लेंगे। बट आई डोंट थिंक तो कोई भी एक्सकवेशन काम होता है उसका एक पीरियड देना चाहिए, और 900 टू 1200 ईयर, तो ऐसे में चीजें थोड़ी ठीक रहती हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोगास कोई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो बोगास कोई का इंस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन ये है कि इंस्क्रिप्शन वेर फाउंड विच वर मेंशन द नेम्स ऑफ द वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। जो बोगास कोई का इंस्क्रिप्शन है वो जो हमारे आर्यंस के टाइम के वैदिक गॉड एंड गॉडेस थे, वो उनके नाम वहां पे मिलते हैं। और ये बोगास कोई कहाँ पे है, ये तुर्की में है, जिसका नाम अभी टर्की जो है, हाँ, अभी तो टर्की कर दिया गया है, इसलिए किया गया है कि वो एक पक्षी है टर्की। तो जिसका नाम सबसे में तो ये मिल जा रहा था, पर ये सब सारी चीजें तो इसका नाम तुर्की। तो हिंदी मीडियम वाले तुर्की समझेंगे, और बाकी उससे सारी चीजों को देखेंगे। तो बोगास कोई एशिया माइनर का जो इंस्क्रिप्शन है वो 1400 सेंचुरी बीसी का पाया गया है। और इसमें किंग्स के नाम और गॉड्स लाइक इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य के भी नाम देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो बोगास कोई कहाँ का, टर्की का इंस्क्रिप्शन है 14 सेंचुरी बीसी का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम आगे चल बढ़ते हैं। द फेमस बैटल ऑफ टेन किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जो टेन किंग्स यानी ऋतुराज से युद्ध हुआ था, वो किस नदी के तट पे हुआ था? तो वो पौरुषणी रिवर के तट पे हुआ था। पौरुषणी जो जिसका नाम अभी रावी रिवर है, रावी रिवर, ठीक है। तो उसके तट पे हुआ था, और इसमें जीता कौन था? भरत जीत गया था, भरत। ओके, तो हम लोग दशराज के युद्ध में इम्पोर्टेंट है। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contains philosophical science and discussion on cosmology and ethics? हमारे ऑप्शन हैं यजुर्वेदा उपनिषद, और यजुर्वेदा उपनिषद, ऋग्वेदा, एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। अगर हम इस सारी चीजों को देखेंगे तो हमारा यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, इन सब सारी चीजों में हम लोग को मंत्र दिखते हैं। बट देयर इज अ फिलोसफिकल, जो फिलोसफिकल चीज है ना, वो तभी आती है जब आप किसी से तर्क करते हैं, किसी चीज पे बात करते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें जो है वो हमारे उपनिषद में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो उपनिषद होगा, ठीक है। इन सब सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
Upanishad Upanishad composed during the later Vedic period, philosophical dialogue, discussion on the cosmology and ethics. Upanishad और ancient Indian texts written in Sanskrit language Upanishad की संस्कृत है 700 BC to 300 BC के अंतर्गत ये मिले हैं। फिर हमारा ये जो क्लास है यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो वैदिक एज है वो भी कंप्लीट हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज। हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। हम लोग अभी बुद्धिज्म के ऊपर पहुंच गए हैं। हमारा जो बुद्धिज्म है वो कैसे करेंगे। Where was the Gautama, a Buddha born? Where was Gautam, a Buddha was born? It means where was Gautam Buddha born? Obviously Gautam बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हो गया था। अब थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु के नजदीक में। ठीक है, बेसिकली लुम्बिनी में हुआ था। अटैन इन्होंने इनलाइटमेंट जो थी वो बोध गया में प्राप्त की थी नाइट ऑफ वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के अंदर इन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त की थी। इन्होंने डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon धर्म चक्र प्रवर्तन से जिसे सूचित किया जाता है वो ऋषि पट्टनम और मृगदावा जो कि आज का सारनाथ है वाराणसी के नजदीक। ठीक है, वहां पे पाया गया था। और ये पास अवे कब हुए थे। महापरिनिर्वाण इन बुद्धिस्ट मतलब कुशीनगर में ये महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये है बुद्धा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और फिर इन सब सारी चीजों को भी ध्यान में रखेंगे और हमारा इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तना। ऑब्वियसली धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे। सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषि पट्टनम या फिर मृगदवा या सारनाथ जो काशी के नियर बाई है वहां पे हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे हुआ। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? ऑब्वियसली फर्स्ट sermon सारनाथ ऋषि पट्टनम या मृगदवा में दिया था। Who got enlightenment in Bodh Gaya? Obviously, Gautam Buddha got enlightenment in Bodh Gaya वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है कुछ चीजें फोर important events of Buddha life and the related four places are mentioned below. मैच शेड्यूल वन विद शेड्यूल टू मैच फॉलोइंग करना है। बर्थ कहाँ हुआ था इनका, तो लुम्बिनी में हुआ था। बी बी सी एंड डी। वर्क कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी में हुआ था। एनलाइटमेंट यानी इनको ज्ञान कहाँ मिला, बोध गया में मिला था। इनकी फर्स्ट टीचिंग कहाँ हुई थी, ऋषिपट्टनम वृंदावा या सारनाथ में हुई थी। और इनका डेथ जो कहाँ हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो 3214 सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन सब सारी चीजों को भी याद रखेंगे। Which Buddhist council was not held in Bihar? Obviously, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन द बिहार ऑब्वियसली। और ये कहाँ किसके पैट्रॉन में हुई थी, उस समय के कुषाण जो शासक थे कनिष्क उनके पैट्रॉन में हुई थी। ठीक है, और अश्वघोष और वासुमित्र ने इसके ऊपर प्रिसाइड किया था। तो ये सब सारी चीजें आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। इट मीन्स कि अब आप इसको ऐसे देखेंगे कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगीर में हुई थी, राजगीर में हुई थी। इसको किसने पैटर्न किया था, उस टाइम के जो किंग थे अजात शत्रु, उन्होंने कर दिया था। ये कहाँ पे हुई थी, ये सप्तपर्णी की राजगीर में हुई थी। और इसको प्रसारित किसने किया था, वो है महाकश्यपा। महाकश्यपा करके प्रिसाइडेड बाई महाकश्यपा। उन्होंने यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया था। और इसका आउटकम क्या निकला था, इसके आउटकम में दो चीजें निकली थी। एक सुत्त पीठक और दूसरा विनय पीठक। सुत्त पीठक किसके अंतर्गत हुई थी, आनंद के अंतर्गत हुई थी। और विनय पीठक किसके अंतर्गत हुई थी, वो उपाधि के अंतर्गत हुई थी। तो ये चीजें हमको याद रखनी है, केवल ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किया बस वही चीजें पढ़े और आगे बढ़ गए। इसका एनालिसिस जनरल थोड़ा बहुत करते चलेंगे।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी हमने देखा कि महाकश्यप इस चीज को प्रिसाइड किए थे, और इसे पैटर्न किया किसने किया था, इसका संरक्षण जिसने दिया था वह अजातशत्रु ने दिया था। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑब्वियसली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी। After the Mahaparinirvan of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at, for obviously Rajgiri. The Buddhist council during the reign of Kanishka was held. कनिष्क के reign में कहाँ पे हुई थी? आप लोग पाटलिपुत्र मतलब काश्मीर, काश्मीर में किधर हुई थी? कुंडलगम में हुई थी। अब यहाँ पे इसके बारे में भी देख लेंगे। Buddhist held during the Kushana reign, Kanishka, Kundalwan, Kashmir, डिसाइडेड बाई वाष्णुमित्र और इसके वाइस प्रेसिडेंट अशोक घोष थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेर एक्सट्रीमली प्रॉपरली कमेंट्री रिटन ऑन ईच पीठिका। कनिष्क गॉड लिटरेरी कॉपर प्लेट्स एंड केप्ट इन स्तूपा, मतलब इसकी जो टीचिंग थी उस पे कॉपर प्लेट पे लिखा और लिख करके उन्हें स्तूप में वो कर दिया था। ठीक है, ये सब सारी चीजें हुई थी। और यही चीज थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चीज के बारे में क्या कह रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कॉन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कश्मीर? ऑब्वियसली कुषाण शासक कनिष्का, उसके द्वारा प्रिसाइड की गई थी, ये प्रिसाइड की गई थी वासुमित्र एंड सुबोध के द्वारा, और पैटर्न था कनिष्क के द्वारा। कुंडलवन कश्मीर में। 13 क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज, अशोका के रेन में बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे की गई थी? ऑब्वियसली पाटलिपुत्र में की गई थी। और इसे किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? वो प्रिसाइड किया गया था मोगलीपुत्र तिशा के द्वारा में। ठीक है, ये सब सारी चीजें। Where was the third Buddhist council held? Obviously, Patliputra. Where did Mahatma Buddha Mahaparinirvan take place? कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर में वहां पे उनको एक उनकी डिसाइपल, बट ही वाज नॉट अ डिसाइपल दो, उसने टूर कमांड उनको खिलाया जिसमें से इन्हें डायरिया हुआ और ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ये सब सारी चीजें तो थोड़ी बहुत याद रखनी है। हाँ, बस ऐसा करके। और त्रिपिटका, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ ऑब्वियसली बुद्धिस्ट। क्यों? क्योंकि तीन चीजें हुई। ठीक है, विनय पीटक, सत्य पीटक, अभिधम्म पीटक। जो हमारा पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था उनमें विनय पीटक और सत्य पीटक, एक ये आनंद के अंतर्गत चला गया, ये उपालि के अंतर्गत। लेकिन फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स बाकी हो गई थी। ये तो विनय पीटक संग्रह से जुड़े हुए रूल्स हो गए। सुत्त पीटक में मतलब जो गौतम बुद्ध है उनके चीफ डिसाइपल उनके द्वारा सरमन जो डिलीवर किए गए थे उनके बारे में। लेकिन जो सरमन डिलीवर किए गए थे और इन सब सारी चीजों को बैठ के जो फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी डेवलप हुई थी, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पीटक के रूप में कंपाइल की गई थी। ठीक है, इन सब सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? महायान और हीनयान, महायान और हीनयान, इन दो चीज भागों में बट गया था। Which of the following represent the fundamental difference between महायान और हीनयान? तो देखो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वासुमित्र और अशोक के प्रिसाइड किया था इसके ऊपर। तो महायान और हीनयान में यही डिफरेंस है कि वर्शिप ऑफ आइडल गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, गॉड, और अगर महायान जो है वो गॉड बना करके उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा नहीं करते। हीनयान किधर फेमस है? इंडिया से जो नीचे के एरिया है लाइक श्रीलंका और फिर ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे हीनयान बहुत फेमस है। जो नॉर्दर्न कंट्रीज है लाइक चाइना, जापान, ये सब वहाँ पे महायान की पूजा होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे महायान हीनयान जो सेक्ट है उस चीज के बारे में। द बोधि वृक्ष एंड बोध बिलोंग्स टू विच ऑफ द जनरेशन ऑफ द फैमिली? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पिशन में था और फिर उसके चक्कर में क्या कहते हैं बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को निकाल लिया था। और फिर इसके चक्कर में आज देखेंगे जो हमारा पहला, जो पहला बोधि वृक्ष है वो डिस्ट्रॉय हुआ था 7th सेंचुरी में, एक शीशांक करके एम्परर थे। ठीक है, अभी का जो बोधि ट्री है, जो अभी का बोधि ट्री है वो 5th जनरेशन ऑफ बोधि ट्री है। ठीक है, बट इसको क्यों निकाल लिया गया था इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर निकाल लिया गया है तो फिर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कैसे कुछ पूछेंगे। बट 5th जनरेशन दिया है, आपको आंसर भी याद रखना है। 5th जनरेशन अभी जो
कॉन्टिन्यूड है, ठीक है। और किसके किसके द्वारा लगाया गया है, तो वो भी देख लेंगे। एम्परर अशोका के द्वारा 2 बार लगाया, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा लगाया गया है, एक बार किंग ऑफ बर्मा और उसकी फैमिली के द्वारा लगाया गया है। तो दो, एक तीन, एक चार और एक पाँच, ठीक है। फिर अ, हम्म, तो चाइनीज ट्रैवलर सुंग यू विजिटेड इंडिया, ये कब आए थे? ये 512 ईस्वी में आए थे और ये 3 साल रह के गए थे, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर सुंग यू इंडियन काल, सॉरी नॉट 512, बट इट इज 580 एडी, ओके। और ये 3 साल रहे थे, और 3 साल रहने के बाद यहाँ पे यहाँ से वो वापस गए थे, और यहाँ से जाने के बाद वो बुद्धिस्ट चीजों के बारे में अध्ययन करने के लिए आए थे, और फिर यहाँ पे गए थे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। Gautam Buddha was elevated to position of God during the period of, ठीक है। जो आप देखेंगे, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, वहां पे हीनयान और महायान दो सेक्ट हो गए थे। महायान चाहता था कि हम बुद्ध की पूजा करें, उनकी मूर्ति बना करके, और ऐसा करने के बाद बुद्ध जो थे उनकी पूजा होने लगी, और चूंकि पूजा होने लगी तो उनको भगवान की तरह ट्रीट करने लगा गया। इसी की वजह से फोर्थ यहाँ पे कनिष्का का श्रेय दिया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। The teachers from whom Buddha was first attempted to gain enlightenment after Mahabharata। आपको पता है कि अलार कलाम बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है, कि अलार कलाम क्या हो जाते हैं और वो वहाँ पे उसके उनसे शिक्षा लेने को कोशिश करते हैं, ठीक है, टीचर। और अलार कलाम जो थे वो शांत फिलोसफी के एक टीचर हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलार कलाम वॉज द टीचर ऑफ द शांता फिलोसफी, यहाँ पे देखें, अलार कलाम टीचर ऑफ द शांता फिलोसफी, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद वो जाते हैं रुद्र का रामसूत्रा के पास जाते हैं, रुद्र का रामसूत्रा के पास जाते हैं। और फिर इसके बाद वो क्या करते हैं कि ये सब सारी चीजें लेते हैं, और उनकी ज्ञान से वो संतुष्ट नहीं होते। इसके बाद वो खुद चले जाते हैं कहाँ पे, बोधि वृक्ष के नीचे, और बैठ करके तपस्या करते हैं, और इसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में क्या क्या कॉमन नहीं है? कॉमन नहीं है अहिंसा, बुद्धिज्म भी सिखाता है। इन डिफरेंस टू द वेदर्स, ऑब्वियसली अगर डिफरेंस नहीं होता, वो वैदिक चीजों को मानते रहते, या फिर रिचुअल्स का रिजेक्शन नहीं करते रहते, तो वो मतलब ऑब्वियसली वेदास को मानना किस लेवल तक मानते हैं कि ये सब सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि इन्हीं से उनका विरोध करके वो लोगों ने नया रिलीजन फॉलो किया। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे अलग चीज है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत दूर से एक लाइन में बांट देता है, वो है सेल्फ मोटिफिकेशन। इट मीन खुद को कष्ट देना, खुद को पीड़ा देना। इट मीन्स अगर आप लोग देखते हैं कि जैन लोग जो है वो जब लास्ट में जब मरने के लिए जाते हैं, तो फिर वो अपने आप को ऐसे ही छील कोवे को छाल खाने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत एक स्पेसिफिक नाम है उसका, जो कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो चीज खुद को पूरा देने वाली चीज जैनिज्म में है। लेकिन बुद्धा क्या करते हैं, मध्यम मांगते हैं, शुड नॉट बी टू मच ऑफ पेन और टू मच ऑफ हैप्पीनेस। आप बीच लाइन में चलते रहो, और वैसे करके आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो सेल्फ मोटिफिकेशन जो है इन दोनों को अलग बनाता है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर। नालंदा यूनिवर्सिटी किस चीज के बारे में पढ़ाती थी? तो ऑब्वियसली नालंदा यूनिवर्सिटी था, वो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया करती थी। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और ये बीपीएससी में आए हुए पीवाईक्यूज है, जो कि मेन चांसेस है, यहाँ से जुड़ी हुई चीजें हैं, हाँ, वो अगले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हमारा बुद्धिज्म या बुद्ध रिलीजन के बाद खत्म भी हो गया। अब हमारा क्या रिलीजन जो है वो हमारा नया टॉपिक है। हमारा नया टॉपिक है, आइए हम इसको शुरू करते हैं अभी।
जो वेयर वॉज द महावीर स्वामी वॉज बॉर्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? आपको सबको पता है इनका जन्म कुंडलग्राम में होता है। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो महावीर स्वामी हुआ उनका जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। वैशाली के वैशाली जो जगह है वहीं पे। ईयर क्या था? 599 बीसी। पहले कहीं पे दिया है कि 563 या फिर 540 बीसी, लेकिन अभी जो क्लियर आया है आफ्टर द स्टूडेंट्स हमें समय समय पर बताते हैं, वो 599 बीसी सही आंसर है। उनकी मदर का क्या नाम था? उनका मदर का नाम था त्रिशाला थी, और वो चेतक की बहन थी। और चेतक कौन था? चीफ ऑफ लिच्छवी रिपब्लिकन। और लिच्छवी रिपब्लिक किधर था? वैशाली के अंतर्गत आता है ये लिच्छवी रिपब्लिक। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द वर्ल्ड है। तो इस चीजों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। ये क्या करते थे? हेड ऑफ जंत्रिका, जनांत्रिका जो क्षत्रिय है उसके हेड हुआ करते थे। इनके एल्डर ब्रदर का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन। अब यहाँ पे देखेंगे मदर का नाम यहाँ पे त्रिशाला, फादर का नाम सिद्धार्थ, और ब्रदर का नाम नंदीवर्धन था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरावास, पहले डिसाइपल कौन थे? ऑब्वियसली जमाली, जो कि बाद में चल के उनकी बेटी की शादी भी कर लेते हैं, जमाली। ठीक है, तो उनके जो फर्स्ट डिसाइपल थे वो जमाली हुआ करते थे। जो द क्वेश्चन है, द साल्वेशन केस ऑफ महावीरा, द प्रोपाउंडर ऑफ जैन बुद्धिज्म, इनका साल्वेशन कहाँ पर हुआ था? इन्होंने मोक्ष मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी। तो ये बाद में याद रखेंगे। और इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि जो महावीर थे, ये जैन के 24th नंबर के तीर्थंकर स्थान पर थे। 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ। और फर्स्ट कौन थे? आप कमेंट में मेरे को बताएंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, Mahavir Jain drinking his last at obviously Pavapuri. Which of the following is the earliest holy book of Jainism? जैनिज्म की सबसे पुरानी जो बुक है वो क्या है? आप पता है, अंगास पता है आपको, उपंगास पता है, 14 पूर्वाज, 14 उपरवाज। आपको बता दें कि जो 14 पूर्वाज हैं ये सबसे ओल्डेस्ट जो हॉली बुक है वो जैनिज्म की है। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो जो सबसे पुरानी है वो 14 पूर्वाज है। 12 अंगास कब कंपाइल हुई? जैन की जो फर्स्ट क्या कहते काउंसिल है वहां पे डेवलप हुई थी। और फिनिश कब हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और इसके साथ साथ 12 उपंगास भी ऐड हुई थी। ठीक है, ये चीजें मिलती है। जो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। Three Ratna or the three jewels, that is the right knowledge, right faith, and right action are related to which of the following? यानी सम्यक ज्ञान, संवन दृष्टि, एंड संवन सम्यक कर्तव्य या कार्य। ये जो तीन ज्वेल्स हैं त्रिरत्न जैन के, ये किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं? और ये तीन जो जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, उन सब सारी चीजों के बारे में। फिर आजीविका, आजीविका वॉज फाउंडेड बाई, आजीविका एक सेक्ट था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग, ये मकाली घोषा के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना है कि एक नंदन वच्छा एंड किशन किंचा करके, वो मकाली पुत्र मकाली घोषा से भी पहले, ठीक है, ये आजीविका तक की टीचिंग दिया करते थे। लेकिन मकाली घोषाला जो है, मकाली घोष जो है, वो आए और इस आजीविका सेक्ट को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा के ले गई। तो इसकी वजह से हम लोग आजीविका सेक्ट का फाउंड ये कहते हैं कि इसे मकाली घोष मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ये दो नाम कहीं और देखें तो यू जस्ट गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the chairman of the first Jain Sangiti convent at the Pataliputra? ये स्थूल भद्र के अंतर्गत हुई थी। The first Jain council at Pataliputra held in 4th century BC. स्थूल भद्र presided over with 12 अंगम जो है वो कंपाइल की गई थी। ठीक है, जो 12 पूर्वाज है वो सबसे ओल्डेस्ट है। लेकिन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4th सेंचुरी बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, इसे स्थूल भद्र ने प्रिसाइड किया था। नाइन्थ जो है, हु वाज द फॉलोइंग किंग्स वर स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म?
आपको पता है खारवेला? खारवेला उड़ीसा के एक किंग थे, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। उस पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में अपने बारे में बहुत ही ज्यादा जिक्र किया है। वो जैनिज्म जो रिलीजन है उसकी मतलब जैनिज्म रिलीजन के इस इंक्लाइन, ठीक है। हाँ, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। द प्लेस वेयर महावीरा अटेंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी महावीर स्वामी जो है वो केवल ने कहाँ पे मतलब धारण की? वो है जिम्बिका धाम। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 1 साल की, जैसे गौतम बुद्ध बोधि ट्री के अंतर्गत किए थे, ये साल ट्री के अंतर्गत रिजुपालिका रिवर है। रिजुपालिका रिजुपालिका रिवर है, उसके अंतर्गत जम्बिका ग्राम में बैठ करके इन्होंने कैवल्य यानी सुपर ज्ञान का प्राप्त किया, यानी परफेक्ट नॉलेज इनको मिला था। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, वहां पे हम लोग शैव और भागवत रिलीजन से शुरू